देखिए, लिम्फ नोड की अगर बात करते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो दो तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको, एक्सिलरी एंड इंटरनल मेमोरी। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, क्लिनिकल बेसिस पे एंड सर्जिकल बेसिस पे। क्लिनिकल बेसिस पे 5 तरह की होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपाइकल। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैंने इधर की तरफ लिखे हैं, इनके जस्ट ऊपर एरो डालते हुए मैंने एपिकल बनाया है। ये देखिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर, ए फॉर एपिकल, एरो बनाते हुए इनको ऊपर मिला दिया, मैंने मर्ज कर दिया है, ए फॉर एपिकल। और इनके सेंटर में, जस्ट इनके सेंटर में मैंने बनाया है सी, सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एंड लेटरली इज लेटरल लिम्फ नोड्स। सो दिस इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिस पे। एंड सर्जिकली हम बात करते हैं तो हम उसमें छोटू पीएम मैंने लिखा हुआ है। देखिए, छोटू पीएम से मेरा कहने का मतलब है कि पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर मसल, उसके पिछू मतलब उसके पीछे, उसके लिटरली और उसके मीडियली सर्जिकल डिवीजन होता है लिम्फ नोड्स का। ये देखिए, इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं, आई मीन्स इंटरनल मेमोरी। स्टर्नम के साइड बाय साइड, स्टर्नम के दोनों साइड में अपर एंड लोअर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक नाम आता है रोटर्स लिम्फ नोड। पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दोनों के बीच में जो लिम्फ नोड्स पड़ी रहती हैं उसको हम कहते हैं रोटर्स। उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि रोती रहे तू, एक रोतड़ू होती है ना, एक रोतड़ू टाइप के बच्चे होते हैं जो हरदम रोते रहते हैं, उनके लिए ही मैंने मतलब उससे नाम इनका लिया है कि रोती रहे तू, बीच में पड़ी पड़ी, मतलब पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर के जो बीच में रहती है उसको कहते हैं रोटर्स लिम्फ नोड। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, एआई। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे 5 तरह की है। सर्जिकल, सर्जिकल अगर बात करते हैं पेक्टोरलिस माइनर बेसिस पे, वो 3 तरह से हमने डिवाइड किए हैं कि उसके पीछे, उसके लेटरली, उसके मीडियली। इंटरनल मेमोरी को हम स्टर्नम के साइड्स में देखते हैं, रोटर्स मैंने आपसे बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी रिस्क फैक्टर आते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप देखिए कि किसी फीमेल के साथ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मैंने ट्रिक में जस्ट ऐसा सोचा नहीं है, मैंने जस्ट एक ट्रिक बनाई है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को बेबी नहीं है, तो वो क्या रहेगी, दुखी रहेगी। तो वो क्या करती रहेगी, वो जैमा जैमा करती रहेगी। तो नो बेबी, HRT, वो दुखी रहेगी, हर्ट रहेगी, और वो जैमा जैमा करती रहेगी वो लेडी। तो उससे नो बेबी से बनता है नल्ली पैरिटी। ओके, नल्ली पैरिटी। HRT से, हर्ट से बनता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अगर कॉम्बिनेशन दे के या फिर उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा रखते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे क्या बनता है, जैसे काफ़ी चीज़ें बनती है, ज़्यादा बनता है, जैसे ज़्यादा ओबीज, ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा ही अल्कोहल, ये सब बनती है। माँ से क्या बनता है, माँ से प्रेगनेंसी आती है, मतलब वो माँ बन जाएगी। ओके, तो लेट प्रेगनेंसी जो कि 30 ईयर से ज़्यादा हम काउंट करते हैं, वो भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए ठीक है, नो बेबी, हर्ट रहेगी और वो जमा जमा करती रहेगी। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स ब्रेस्ट कैंसर के। देखिए, बरखा 1 के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो ये है कि A1 सेक्टर, A1 जो सेक्टर है वो मस्त है, ठीक है, और वहाँ जाके पागल नहीं हो जाना है आपको। वहाँ जाके क्या नहीं हो जाना है, पागल नहीं हो जाना है आपको। तो A1 सेक्टर जो 17 सेक्टर है वो A1 है, और वहाँ पे जाके पागल मत हो जाना ब्रो। ABCMC ब्रो, पागल मत हो जाना। हम आपस में यार दोस्तों को BCMC तो करते ही रहते हैं ना, तो इसलिए ABCMC ब्रो, पागल मत हो जाना वहाँ पर 17 सेक्टर में जाके। ठीक है, तो 17Q पे बरखा जो 1 जीन है वो प्रेजेंट होती है 17Q क्रोमोसोम पे, और एग्रेसिव, इस तरह की जो जीन है वो एग्रेसिव ट्यूमर देती है। ठीक है, एग्रेसिव ट्यूमर होता है, बेसल उसकी सब टाइप होती है, बेसी से, और मोस्ट कॉमन ये रहता है, बेसल सब टाइप मोस्ट कॉमन। और मैलिग्नेंट, सॉरी, मेडुलरी कार्सिनोमा भी इसके अंदर आता है। जो बरखा 1 जीन है मेडुलरी कार्सिनोमा टाइप आता है। ब्रो से बनता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। ये हाई रिस्क होता है बरखा 1 जीन के कारण। देखिए, ब्रेस्ट 2 के कारण कौन कौन से हाई रिस्क हमें मिलते हैं कंडीशन, उसके लिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि तू तेरा नहीं जानता। एक मीना लड़का है, मीना, उसको मैंने कहा कि मीना बेटे, तू तेरा नहीं जानता। क्यों, क्या नहीं जानता, कि वो पान पराग खाता था स्टेट के मेलों में जाके। जो स्टेट्स में मेले लगते रहते हैं ना, कि कोई कभी कोई मेला लगा, कभी कहीं कोई मेला लगा, तो उन मेलों में जाके वो क्या खाता था, पान पराग खाता था। पान पराग एक टॉफ़ी आती है, मतलब वो खाता था उसको। ठीक है, तो हम उसको मना करते हैं खाने के लिए, लेकिन वो क्या करता था कि वो जानता नहीं था, लेकिन वो मेले में जाके पान पराग खा लेता था। स्टेट्स के जो मेले रहते थे, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि तू तेरा नहीं जानता कि किस स्टेट के मेले में तू पान पराग खा लेगा। ओके, उससे क्या बनता है, मीना बेटे से बनता है लूमिनल सब टाइप। ओके, मीना बेटे, तू तेरा नहीं जानता, मतलब 2, बरखा 2, और 13 जो क्रोमोसोम है उस पर वो प्रेजेंट है।
बेटे से आता है बेटर प्रोग्नोसिस। स्टेट के मेले में पान पराग मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर, मेले में मेल ब्रेस्ट कैंसर। पान पराग से आता है पैनक्रिएटिक, पान पराग से आता है पैनक्रिएटिक कैंसर, ये हाई रिस्क रहता है। बरखा 2 इसमें ज़्यादा डेंजरस रहती है। एक्सप्रेशन इसका बरखा 2 का एक्सप्रेशन रहता है इसमें कंपैरेटिवली इससे ब्रेस्ट एंड ओवेरियन से। ब्रेस्ट एंड ओवेरियन जो है वो बरखा 1 जीन्स के कारण प्रीडिस्पोजिंग रहता है, और बरखा 2 जो प्रीडिस्पोजिंग है वो इन कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिंग है, प्रोस्टेट की, मेल ब्रेस्ट कैंसर की, पैनक्रिएटिक कैंसर की। ओके, देखिए बरखा जो 2 है या फिर बरखा 1, दोनों ही उनके कारण क्या होता है, हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है। मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए कि जो बरखा है उसके साथ रहने के जो मुझे साइड इफ़ेक्ट मिले वो क्या मिले कि मैं उसका ही एक यार दोस्त था कि मैं उससे हरी से मिल चुका, हरी से मिल गया। वो हरी जो है वो ठीक नहीं था, वो हरी जो ब्रो था, हरी ब्रो वो सही नहीं था, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें प्रेडिस्पोज हुई, मतलब उससे काफ़ी चीज़ें ये सब चीज़ें आती है ना। तो हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर बरखा जी के साथ इन्वॉल्वमेंट से मुझे मिला। उससे बचने के क्या तरीके हैं? देखो हरी से बचने के क्या तरीके हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर दीजिए आप। उसमें क्या है, वेट रिडक्शन, स्मोकिंग कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए अल्कोहलिज्म को, और एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। और अब फर्स्ट डिग्री से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिग्री बरखा प्लस उसकी मदर, उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि BRCA जीन प्लस उसकी रिलेटिव फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उनको स्क्रीन करना चाहिए। ऐसे ही यंग एंड हाई रिस्क जो पेशेंट रहते हैं उनमें MRI से उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, MRI से इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए। सो बरखा के कारण क्या रहा, हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम हो गया। उससे बचने के लिए मैंने आपको तरीके बताए कि लाइफस्टाइल चेंजेस कर दीजिए, वेट रिडक्शन करिए, स्मोकिंग अल्कोहलिज्म बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। बरखा जीन जिसमें है या फिर प्रीडिस्पोजिंग है उसके अंदर, उसके रिलेटिव फर्स्ट डिग्री उनको स्क्रीन कीजिए। यंग एंड हाई रिस्क जो पेशेंट रहते हैं उनकी MRIs परफॉर्म कीजिए। ओके, रिस्क रिडक्शन के लिए अगर हम बात करें कि इनका इतना भी ना लॉस हो कि हमें एंड स्टेज मिले सीधी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो भी उनके रिलेटिव रहते हैं जिनको फैमिली में जिनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, मदर रहें या फिर कोई और रिलेटिव उनके फैमिली में जो फर्स्ट डिग्री होता है उनका, वो अगर कैंसर पॉजिटिव आते हैं तो उस कंडीशन में हम रिस्क रिडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है कि शर्म को हटाओ, थनों को हटाओ, और थनों पे जो लगा हुआ रस है उसको भी हटाओ। ओके, शर्म को हटाओ का मतलब है कि SERM उसको देना है, हटाना नहीं है इसमें, वो ट्रिक बनाने के लिए था बस। इस शर्म को देना है इसमें, SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ओके, टेमोक्सिफेन उसमें आता है, टेमोक्सिफेन हो गया। इसी तरह थनों को हटाना है, मतलब थन मतलब कि जो मेस्टेक्टमी करते हैं हम, जो हमारी ये ब्रेस्ट की सर्जरी होती है मेस्टेक्टोमी, उसको करना है परफॉर्म, और वो बायलेटरल करना है। इसी तरह जो थनों पे वो लगा हुआ है रस, जो थोड़ा बहुत वो रस लगा हुआ है उसको हटाना है, मतलब कि RSO रसों को हटाना है। वो भी क्या है, बायलेटरल हटाना है, दोनों से हटा देना है। तो इसमें क्या बनता है, बायलेटरल प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी। ये 95% से भी आसपास, मतलब उसके ज़्यादा भी रिस्क को कम कर देती है मेस्टेक्टमी, दोनों साइड की मेस्टेक्टमी करनी पड़ती है ना। और RRSO से बनता है रिस्क रिडक्शन सेल्पिंगो ओफरेक्टोमी, ये भी बायलेटरल ओफरेक्टोमी हमें परफॉर्म करनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पैथोलॉजिकली अगर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो हमें 2 तरह से मिलते हैं। एक तो मोस्ट कॉमन मिलता है जो कि हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, और एक जो थोड़ा कम रहता है लेकिन मिलता है, ये भी है सब्जेक्ट्स में, ये भी मिलता है। ठीक है, इसमें IDC और ILC 2 चीज़ें बनती है। देखिए मैंने इसको लिखा नहीं है, इसको लिख देते हैं ILC, और ये है IDC। ओके, देखिए IDC से बनता है आई डोंट नो, और ILC से मैंने बनाया है आई लव यू, आई बस इतना सा ही नो। ओके, आई लव यू, आई इतना सा ही नो। C से मैं बना रहा हूँ नो, CNOW वही वाला। देखिए CNO से बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप ऐसा याद रख सकते हो, तो आप ऐसा भी याद रख लीजिए कि IDC ILC। मैंने क्या इसमें ट्रिक बनाई है कि IDC आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम पागल हो या नहीं हो, कि तुम मैड हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता। TUMUMED, तुम मैड हो या नहीं, मुझे नहीं पता ये, आई डोंट नो। ट्यूब्यूलर, म्यूसिनस एंड मेडुलरी, 3 तरह के कार्सिनोमा इसमें इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा में हम पढ़ते हैं। ILC में मैंने बनाया है, देखिए आई लोब यू मतलब इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ओके, इसमें कहते हैं कि सिंगल फाइल थी और उसके अंदर वो कार्ड भी था जो मिल नहीं रहा है। ओके, मैंने एक सिंगल फाइल बनाई पूरी ज़िंदगी, उसमें से वो कार्ड गुम हो गया। तो मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, एक सिंगल फाइल को जानता हूँ, और उसके अंदर कार्ड था जो कोई गुम हो चुका है। ये बनाई मैंने इसकी ट्रिक। तो सिंगल फाइल बनाई थी और वो कार्ड था जो मिल नहीं रहा है, ई कैडहेरिन
म्यूटेशन एंड सिंगल फाइल पैटर्न, इसमें 2 चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, IDC ILC कंप्लीट। देखिए मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन आ गया। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग पे बेस्ड होता है। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि GX स्पीड पर देखिए, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बेसिस पर ये किया जाता है मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ सब टाइप्स रहती हैं, जैसे ल्यूमिनल सब टाइप A B में भी आती है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, ठीक है। बी बस से बनता है बेसल, ओके। और करो दिन कम है, ये मैंने ट्रिक बनाई है, आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ। देखिए लूमी बस करो दिन कम बचे हैं अमीरी के, या ल्यूमी बस करो दिन कम हैं अमीरी के, ओके। ल्यूमिनल A B मेजोरिटी माइनॉरिटी, बेसल क्लोडिन लो, करो दिन कम है, क्लोदिन कम है, क्लोदिन कम है, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर लो कि क्लोदिन कम है, लूमी बस करो दिन कम है अमीरी के, ओके। अमीरी से HER2 न्यू एनरिच्ड बनता है, ओके। देखो इसमें रिसेप्टर रहते हैं ER PR HER2 एंड Ki67, दीज आर रिसेप्टर। फर्स्ट टू हर मतलब ER PR एंड हर, ER PR HER2, ठीक है। और दीज फर्स्ट टू आर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ओके। ER PR आर न्यूक्लियर रिसेप्टर, HER2 membranous receptor, and Ki67 is PMI proliferative marker index, ये पम्मी है, ठीक है। 67 क्या बनाया मैंने? पम्मी बनाया। देखो मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए, PMI, ओके। प्रोलिफरेटिव मार्कर इंडेक्स जो Ki67 है वो प्रोलिफरेटिव मार्कर इंडेक्स है। देखिए इसमें क्या ट्रिक मैंने बनाई है कि ल्यूमी A जो रहता है उसमें ER पॉजिटिव होता है और PR भी पॉजिटिव होता है, लेकिन HER2 नेगेटिव रहता है। जो Ki67 का स्टेटस है वो क्या रहता है? वो लो रहता है। इसमें L, लूमी L से बनता है और लो भी L से है, तो दोनों ही वर्ड स्टार्टिंग विद L, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर L। B, ल्यूमिनल B जो सब टाइप है उसमें मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी 2 तरह से रहती हैं, ओके। जो A है उसमें क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी में सब के सब मेजर जो है वो क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। ER भी पॉजिटिव, PR पॉजिटिव एंड HER भी पॉजिटिव रहता है। जो Ki67 है वो उसमें L और H 2 रहते हैं, मतलब कि लो भी रह सकता है और हाई भी रह सकता है, दोनों ही कंडीशन इसमें मिलती है। जो बेसल सब टाइप है उसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ओके। लेकिन उससे पहले हम ER PR और हर का स्टेटस देख लेते हैं। उन सभी में नेगेटिव रहता है। बस करो दिन कम है, बस करो दिन कम है, इसको थोड़ा तोतले ज़ुबान में बोल सकते हो आप। बस करो दिन कम है, बस क्लोदिन कम है, बेसल क्लोदिन कम है, ठीक है। तो बेसल और क्लोदिन कम दोनों में ही ER PR और हर जो स्टेटस है वो नेगेटिव रहता है, वो उसमें वो सेम नहीं करता, ओके। नेगेटिव स्टेटस रहता है। और H का जो स्टेटस है, जो हाई स्टेटस है, वो इसके साथ दिखता है, मतलब PMI जो है ना, प्रोलिफरेटिव मार्कर इंडेक्स, वो ज़्यादा दिखता है Ki67 इसमें, दोनों में, बेसल और क्लोदिन कम है लो में, ठीक है। और एनरिच्ड अमीरी के HER2 न्यू में अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट का अपोजिट है, लूमी का ये अपोजिट है। देखिए लूमी में पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव था, यहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा रहा है, जिसमें यहाँ L था और यहाँ पे H भी आ जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको कर लोगे आप, देख लीजिए एक बार इसको। ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B, बेसल क्लोडिन लो और HER2 न्यू एनरिच्ड। देखिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम डायग्नोसिस जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो हम टाटा पंच, मैंने इसको देखो लिखा है। टाटा पंच आपको याद आ गया होगा शायद मेरे बोलते ही, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें ट्रू कट बायोप्सी या उसका दूसरा नाम बोला जाता है कि पंच बायोप्सी, वो हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक टूल। स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन किया जाता है। इसमें जो बेस्ट जो TNM स्टेजिंग है उसको हम यूज़ करते हैं, जो स्टेजिंग है ना वो TNM स्टेजिंग को यूज़ करते हैं। TNM स्टेजिंग में क्या है कि T स्टैंड फॉर ट्यूमर। देखिए इससे पहले मैं आपको आगे लेके जाऊँ एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए किसी भी स्टेज की हम अगर बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो का जो सिग्निफिकेंस रहता है उसमें हम कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब हमें कुछ सबूत दिखाई नहीं दिया, तो उसको हम कहते हैं कि नो ट्यूमर, कोई ट्यूमर हमारे पास नहीं है, ओके। लेकिन अगर क्रॉस अगर वहाँ पे आ गया तो इसका मतलब वो उसका जो असेसमेंट है, जो असेसिंग थी उसकी, वो नहीं हो पाई ढंग से, तो असेसमेंट नहीं हुआ, मतलब नॉट असेस्ड। तो ज़ीरो मतलब था कि नो ट्यूमर, क्रॉस मतलब कि असेसमेंट नहीं हुआ उसका, ओके। अब चलते हैं दोबारा TNM पे। TNM में T मैंने बता दिया आपको कि ट्यूमर के लिए यूज़ किया गया है, ट्यूमर की डेप्थ, ट्यूमर का या फिर साइज़, डेप्थ एंड साइज़। देखिए इसमें 4 न्यूमेरिक वर्ड हैं, 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4। 1 और 2 जो है वो किसके लिए है? लेस देन 2 सेंटीमीटर और 2 to 5 सेंटीमीटर। लेकिन 3 और 4 जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर के लिए यूज़ किया गया है। देखिए T1
लेस देन 2 सेंटीमीटर। उसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, T1A, T1B एंड T1C। T1A की अगर बात करते हैं तो उसका 0.1 टू 0.5 सेंटीमीटर साइज़ रहता है। अगर इतना साइज़ का ट्यूमर है तो वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा T1A में। अगर 0.5 टू 1 सेंटीमीटर है तो वो इस कैटेगरी में T1B में रखा जाएगा। 1 टू 2 है तो T1C में रख दीजिए। इसी तरह T2 की बात करते हैं तो T2 में 2 एंड 2 2 से 5 सेंटीमीटर तक ही ट्यूमर साइज़ रहता है इसमें। T3 की मैंने आपको बता दिया, T3 और T4 दोनों ही 5 से ज़्यादा बड़े ट्यूमर हैं, ट्यूमर ग्रेटर देन 5। लेकिन कंडीशन क्या लगती है इसमें T4A B C और D 4 कैटेगरी बनती हैं इसमें। T4 में तो हम सिंपल कह रहे थे कि 5 से ज़्यादा आना चाहिए, T3 में भी 5 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि T3 है T4 है, दोनों ही तो 5 से ज़्यादा ही हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए देखिए यहाँ मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि सर SIR अगर इन्वॉल्व है तो T4A में रखा जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान देना है यहाँ PM इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, इसी तरह यहाँ से B से BC, स्किन, C मीन्स स्किन, और इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखिए C मतलब C जो है वो यहाँ लिखा ही हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। C ये है, ठीक है, क्योंकि वो ये दोनों ही इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, जिसमें SIR भी है और BC भी है। D मीन्स डरावना, जिसकी फ्लेम्स काफ़ी आती हैं और जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में हमें दिखता है, ठीक है। तो T4A सीरेटस एंटीरियर, इंटरकोस्टल मसल और रिब्स, इन तीनों में से किसी भी, मतलब जिससे चेस्ट वॉल बनती है हमारी, उसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पेक्टोरलिस मेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये क्लियरली आप ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें हमें यही कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पेक्टोरलिस मेजर मसल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आप चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व कर सकते हैं T4A में। देखिए T4B में क्या है, BC मतलब BC बनाया मैंने इसके लिए, स्किन, C4 स्किन, इसमें S को मत डालिए आप, प्रोनाउंसिएशन में स्किन C से कर लीजिए, बस ट्रिक हो जाएगी। और ये है ही है जो दोनों को इन्वॉल्व करता है। D से डरावना बन गया, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। लिम्फ नोड की अगर बात करते हैं तो N1 N2 N3 तीन तरह से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, N1 N2 N3। N1 में किसको ले रहे हैं हम, N1 में बात कर रहे हैं केवल एक मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की, और N2 में बात कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड की, फिक्स्ड एक्सिलरी। तो N2A में रखा जाएगा। 2 में 2 आते हैं, 1 में 1 था, 2 में 2 आते हैं और 3 में 3 आते हैं, A B और C। इसके लिए क्या ट्रिक है, मोफिन, कोई मोफिन मांग रहा है उसको मोफिन दे दो ना प्लीज़, तो मोफिन दे दो प्लीज़। और इसके लिए क्या है, N3 के लिए जो ऊपर वाला है उसके लिए नीचे आएगा, नीचे वाले के लिए ऊपर आएगा, बीच वाले के लिए आएगा कि उसका समय ख़राब चल रहा है, उसका AM ख़राब चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया ना, उल्टा पुल्टा हो गया, तो उसका AM ख़राब चल रहा है। वैसे भी कोई सुबह के टाइम अगर जागता रहेगा, AM के टाइम जागता रहेगा 12 बजे के समथिंग, तो उसका समय ख़राब ही चलेगा। तो N3ABC, A में सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, B में एक्सिलरी इंटरनल मेमोरी, दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं N3B में। इसमें क्या था, सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, T1 T2 T3 एंड T4। T1 में 2 सेंटीमीटर से अगर कम है, T2 में देखिए T2 में 2 और 2, समझ में आ रहा है, दो यहाँ 2 से शुरुआत की गई है। T3 में 5 से ज़्यादा है, T3 और T4 में। अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए,